नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के स्पॉटलाइट हरियाणा में, यानी एक स्पेशल एडिशन में। आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन 4 दिन का शीतकालीन सत्र, उसमें पहले ही दिन खूब हंगामा हुआ। विपक्ष की ओर से खूब हंगामा किया गया। स्पीकर जो है वो चेतावनी देते रहे, लेकिन विपक्ष का हंगामा जो है वो नहीं थमा और वो शाम तक चलता रहा। क्या कारण रहा कि इतना हंगामा हुआ? पहले ही दिन इतना क्या विपक्ष को जल्दी थी? कितनी सारी चीजें उनको रखने की जल्दी थी कहें, या फिर अपनी बात नहीं रख पाए? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के किसी नेता से जानना बहुत जरूरी है। तो हम सीधे आ पहुंचे हैं तो शाम से विधायक हैं किरण चौधरी उनके पास, क्योंकि किरण चौधरी के पास आने के पीछे हमारा मकसद ये है क्योंकि वो बहुत मुखर हैं, अपनी बात मजबूती के साथ रखने के लिए जानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू वैशाली। पहले तो ये बताइए कि आप जब भी आप अपनी बात रखती हैं, ये आपकी खासियत कहूँ, या कभी कभी क्या होता है कि सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है क्योंकि आप बात सुनती नहीं हैं। मतलब ये उनकी शिकायत रहती है कि जब किरण चौधरी बोलती हैं तो हम अगर कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनती नहीं, वो अपने ही बोलती रहती हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं जो हूँ बहुत अपना काम करके आती हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके अपने इश्यूज लेकर आती हूँ। टू द पॉइंट मैं बोलती हूँ। ये आप मेरे कोई भी निकाल के आप देख लीजिएगा, और ऐसे इश्यूज पे बोलती हूँ जो इफेक्ट कर रहे हैं पूरे हरियाणा को। तो इस बात से इनको तकलीफ होती है और सच्चाई बोलती हूँ, बेधड़क होकर, बेखौफ होकर सच्चाई जो है बोलना मेरा फर्ज है, और वो मैं पूरी विधानसभा के अंदर करती हूँ। इसीलिए जो है मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है इस बात की कि जो इश्यूज मैं उठाती हूँ वो हरियाणा के जनहित के इश्यूज होते हैं, लोगों के हित के इश्यूज होते हैं, और उसके अंदर बहुत रिसर्च करके, बहुत सारा का जो है पढ़ाई लिखाई करके वो इश्यूज को लेकर आया जाता है। सो ऐसी बात मेरे समझ में तो आती नहीं है। और विधानसभा में आपने देखा, कल ही आप देख लीजिए, जब इतनी मेहनत करी जाती है विधानसभा का, पहली बात तो यह है कि सत्र इतना छोटा होता है तो सारे इश्यूज जो हैं उसके अंदर उठाए नहीं जा सकते, और इश्यूज ही इश्यूज हैं। 7 साल के अंदर ये सरकार ने जो करा है वो ना के बराबर है। हम उस पर भी आएंगे, इश्यूज पर भी आएंगे। अब जो है जब उनको लगने नहीं दिया जाता तो जो क्वेश्चंस लगते हैं, अगर जो ये एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं वो अपनी बात क्वेश्चंस के सप्लीमेंट्री के जरिए पूछ सकते हैं तो मेरा जो है बहुत सारा जो काम होता है उसको जो है डस्टबिन में उठा के ये पहले ही डाल देते हैं। तो खाली एक ही तरीका है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो प्रश्नों को सप्लीमेंट्री के जरिए, दूसरा कोई प्रश्न पूछ रहा है पर मैं अपनी सप्लीमेंट्री रखकर वो दूसरा अपना इश्यूज के ऊपर लेके आ सकती हूँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सप्लीमेंट्री भी विपक्ष को पूछने नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और ये पहली बार मैंने ये देखा है क्योंकि स्पीकर मैं भी रह चुकी हूँ दिल्ली विधानसभा में। सप्लीमेंट्री ऐसी चीज होती है, और खासतौर से ऐसे इशू पे जहाँ पे विपक्ष खास तौर से सप्लीमेंट्री पूछना चाहता है तो स्पीकर हमेशा जो है उनको समय देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है समय ही नहीं दिया जाता। ये गलत बात। क्या वजह आपको लगती है कि समय नहीं दिया जाता? क्योंकि सरकार तो हमेशा ये कह रही है कि हम तो समय देना चाहते हैं, ये तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जब सप्लीमेंट्री पूछा जाता है वो सप्लीमेंट्री से मालूम चलता है कि वो जो भी मंत्री है जिससे पूछा जा रहा है कि उसने कितना काम करा हुआ है, उसको कितना अपने विभाग के बारे में पता है। तो ये जब सप्लीमेंट्री पूछे नहीं दिया जाता तो एक तो जनहित की जो बातें हैं वो सदन पटल पे जो रखी जानी चाहिए वो नहीं रखी जा सकती, और दूसरा जो है मंत्रियों को बचाने के लिए ये कायवाद करा जाता है। तो ये बात गलत है। विपक्ष को जो है सप्लीमेंट्री पूछने का पूरा अधिकार है और वो देना चाहिए। वैसे हमारे स्पीकर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम भी बहुत जरूरी है। जी, अब मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये जानकारी होनी जरूरी है कि आप एक विशेष प्रस्ताव आप लाई हैं, वो विशेष प्रस्ताव क्या है और वो किस हिसाब से प्रदेश की जनता के लिए हितकारी हो सकता है? पिछले विधानसभा के अंदर ये सरकार एक विशेष प्रस्ताव लेकर आई थी। तीनों काले कानूनों को जो पास किया गया था केंद्र ने, केंद्र को धन्यवाद करने का प्रस्ताव ये सरकार लेकर आई थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध करा था और जिसके अंदर जो है हम शामिल नहीं हुए थे, हमने बॉयकॉट करा था।
इन्होंने जो है ध्वनि मत से जो पास करा वो प्रस्ताव और केंद्र को भेजा धन्यवाद का, कि तीनों काले कानूनों को पास करने का धन्यवाद हरियाणा असेंबली करके भेज रही है। जबकि आप लोग नहीं थे उसमें। हमने तो विरोध करा था, हम बाहर निकल गए थे, क्योंकि हम किसान हितैषी हैं, किसान विरोधी नहीं हैं। अब जब तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया गया है, केंद्र ने लिया है, और हमारे हरियाणा के ऊपर ये विधानसभा पे एक धब्बा लग गया कि हम धन्यवाद करके उनके के लिए हमने भेजा था। और खास तौर से जब हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है तो हम वो धब्बा किस तरह से धो सकते हैं हम? अब वो धब्बा तभी धुलेगा जब हम भी एक प्रस्ताव लेकर आए। अच्छा। और केंद्र को हम सर्वसम्मति से केंद्र को ये सिफारिश भेजें कि तीनों ये जो काले कानून आपने वापस लिए हैं, एमएसपी का कानून जो है पूरा बनाया जाए, और जो है कानून पूरी विधिवत जो है वो बनाया जाए। ये अगर मंशा, ये रेजोल्यूशंस जो हैं ये कोई भी असेंबली लेकर आ सकती है, तो वो रेजोल्यूशन मैंने अंडर रूल 171 डाला है। अच्छा। और इसका मकसद ये है कि ये सामने आ जाएगा पूरा। पहली बात तो ये कि वो धब्बा धुलेगा कि हम एमएसपी के लिए सिफारिश कर रहे हैं केंद्र को। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को तकलीफ इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनहित की बात है, किसान हित की बात है, और जब तीनों काले कानूनों को वापस कर दिया गया है तो क्यों ना हम भी जो है ये सिफारिश केंद्र को करके भेजें। हमारे इख्तियार नहीं है ये कानून बनाने का, लेकिन हम एज अ असेंबली हम अपनी मंशा केंद्र को जाहिर कर सकते हैं जी। वो जो हमें जाहिर करनी चाहिए, उसके ऊपर अगर इनको आपत्ति और उसको अगर ये नहीं लगने देंगे तो इसका मतलब ये किसान विरोधी है। लेकिन स्पीकर तो कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, ऐसा उनका कहना था। नहीं, ऐसी बात नहीं कही। स्पीकर साहब से मैंने पूछा, अच्छा, विधानसभा में पूछा, जब वो सारी बात बता रहे थे कि ये रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, तब मैंने खड़े होकर पूछा कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन है। तो अभी हमें आशा है कि ये विचाराधीन जो वो कह रहे हैं कि अगले 3 दिन जो असेंबली का सेशन है उसके अंदर इसको लिया जाएगा, और सर्वसम्मति से जो है हम ये पास करके केंद्र को भेजेंगे। अगर ये नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये होगा स्पष्ट कि हरियाणा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट में तमाम गर्मा गर्म बातचीत जो है किरण चौधरी जी के साथ जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने का आप लोगों का प्लान है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप ये पूरा हरियाणा देख रहा है किस तरह से इतने जबरदस्त ये कांड होए जा रहे हैं, बहुत सारे ये घोटाले हो रहे हैं। सरकार का दावा हालिया पेपर घोटाला है। हाँ, सरकार का दावा रहता है कि जीरो टॉलरेंस जी। जीरो टॉलरेंस की तो बात कहीं नजर आती नहीं है। जो असलियत है वो सामने जो है नजर आ ही रही है। गिरफ्तारी तो हुई है मैम। नहीं, अब आपको मैं बताती हूँ। ये जो है पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरह से जो है HPSC और SSC HSSC की जो है ये सारी की सारी कार्रवाई करी गई, और खास तौर से ये अहम इसलिए है क्योंकि ये हमारे नौजवानों के बच्चों की जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आज आप जानते हैं कि हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो सबसे हाईएस्ट है जी। और उसके बाद फिर ये जो है अटैची कांड, इस तरह से अटैचियों के अंदर पैसे आ रहे हैं और खुलेआम जो है दफ्तरों के अंदर बैठकर पैसे दिए जा रहे हैं जी। ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हमारे नौजवान बच्चों के साथ है, क्योंकि जो बच्चा अपने घर के अंदर पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, माँ बाप जो है उसके ग्रामीण अंचल का है, उसके पास जो है पैसे नहीं होते हैं, किस तरह से लाइट में पढ़ता है, वो किस तरह से जो है एक एक पैसे इकट्ठे करके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, वो जो है केवल इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसके माँ बाप के पास पैसे देने लायक नहीं है। अटैची भर के माँ बाप पैसे नहीं दे सकते तो मेरिट वाला पीछे रह जाता है, और जो अटैची में पैसे देने लायक हैं वो लग जाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा के युवकों के साथ और क्या हो सकता है, और ये हरियाणा के अंदर हो रहा है, ये स्पष्ट सामने नजर आ गया है जिस तरह से ये हुआ है जी। तो ये इसको मद्देनजर देखते हुए करीब 10-15 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जी। उसके अंदर मैंने ये मैं लेकर आई है कि काम रोको प्रस्ताव जी। बिल्कुल।
इसके ऊपर हम लेकर आए कि उस दिन सदन का सारा काम रोका जाए, क्योंकि ये नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई बात है। और अगर भविष्य हम नौजवानों का खराब कर रहे हैं तो फिर सरकार का औचित्य क्या है? सो इसलिए काम रोककर इसके ऊपर पूरी चर्चा करी जाए और उस तह तक जाया जाए जहां पे ये गंदगी जहां से शुरुआत है, क्योंकि एक किसी को निलंबित करना या एक को निकाल देना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो एक गिरोह है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं जो जिसके ऊपर लीपापोती करने की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन दुष्यंत तो जी मैम, लेकिन दुष्यंत लगातार ये बोल रहे हैं कि एक की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है या बर्खास्तगी जो हुई एक की हुई, इसका मतलब ये नहीं कि बात वहीं रुक गई है। अभी भी पूरी जांच चल रही है और धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा। समय देना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, हम कहते हैं कि ये इंक्वायरी, हाँ, आप जो है एसआईटी को आपने दे दी उठा के, हाँ, अब हम कहते हैं ये इंक्वायरी जो है कोई भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के अंदर ये करी जाए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इसका सबूत है कि जो पुरानी एसआईटीज आपने गठित करी हैं, अच्छा, उनका क्या नतीजा निकला है आज तक? सारा लीपापोती करी जा रही है। आपका रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। जी जी जी, उसका क्या नतीजा निकला है? हमारे को तो पता नहीं चला। जी, जो आपका ये जो कोविड के टाइम जो है, जब सारा कुछ बंद था, उस समय जो है शराब के जो है पूरी की पूरी बोतलें इधर से उधर मतलब वो करी जा रही हैं, हजारों उसके अंदर तादाद के अंदर, और पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का उसके अंदर नुकसान हुआ है राजस्व का। उसके जो है एसआईटी, आपने गजर एसआईटी की बात करी गई थी, उसमें एसईटी का जो है आपने गठन करा। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब चाहते थे एसआईटी, उनकी भी बात नहीं मानी गई और एसईटी का गठन करा गया। आज तक उसका क्या हश्र हुआ हमें नहीं मालूम। सो इसी तरह से और भी बहुत सारे घोटाले थे। अब सबके अगर मैं गिनाऊंगी तो आपका यहाँ पे बहुत समय लगेगा। सो ये ऐसी चीज है कि ये आपके रोजगार से संबंधित रखती है। जो अधिकारी दफ्तर के अंदर बैठकर पैसे ले सकता है, ब्राइब ले सकता है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? मतलब वो इतना कंफर्टेबल है कि घर में भी नहीं ले रहा, पैसे दफ्तर के अंदर जो है उसको दिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ही आदमी नहीं है, ये तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आज तक जो है जो इनके आला अफसर हैं उनको बुलाया नहीं गया है, उनसे पूछताछ नहीं करी गई है, कोई इस तरह की कोई पहल नहीं करी गई है कि कहाँ पे जाके ये पैसे किस तरह से आए, कहाँ से आए, किसने दिए। आज तक वो पेपर जिन्होंने दिए हैं, जिनका चयन करा है, उसको रद्द नहीं करा गया है। तो विपक्ष और क्या फिर सोचे? विपक्ष का काम होता है कि सारा जो गलत काम हो रहा है वो सरकार को आईना दिखाना और वो बात सामने लेकर आना। अगर मजबूती से विपक्ष नहीं उठाएगा तो इसका मतलब तो ये है कि हम भी इनके साथ मिले हुए हैं। जी, मुख्यमंत्री महोदय जब पत्रकार वार्ता करते हैं और जब कांग्रेस के जो आरोप हैं उनके सामने रखे जाते हैं तो उनका एक ही उस पर जवाब होता है कि हम तो उनकी गंदगी साफ करने में लगे हैं अभी तक। क्योंकि इतने ज्यादा घोटाले कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में हुए थे, हुड्डा के कार्यकाल में, कि उनकी गंदगी साफ करते करते हमारा काम तो हो ही नहीं रहा है। पहले पिछला वाला जो कूड़ा है वो साफ हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पहले आईना देखे, उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाए। हम तो काम कर रहे हैं तभी ये सब निकल रहे हैं। मुझे हैरानी होती है ये बात सुनकर। जी, पहली बात तो ये है, अगर इतनी गंदगी कांग्रेस के समय थी तो अभी 7 साल हो गए इनको सरकार में, ये दूसरा पारी है इनकी, जी, है ना? जी। अभी तक क्यों नहीं वो गंदगी निकाल के, क्यों नहीं उसको जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी गई? 100 तरीके की बातें जरूर कहते हैं लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई। कार्रवाई करें ना, अब तब हम मानेंगे कि गंदगी थी। कार्रवाई तो कोई हो नहीं रही। देखिए हुड्डा पर जो किसी पर भी जी। कोई कार्रवाई कहीं नहीं हुई है। तो किस बात की गंदगी है? तो खाली बोलने की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। सच्चाई ये है कि ये पहली पारी नहीं है, दूसरी पारी है सरकार की। जी बिल्कुल। और सरकार की अगर नियत साफ हो तो काम करने के लिए 2 साल ही बहुत होते हैं। ये तो इनके पास तो 7-8 साल, 8 साल होने को 8वें साल में चढ़ गए हैं ये। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बातचीत जारी है, हम जल्द वापस लौटते हैं। किसान आंदोलन का इतना लंबा चलना
या फिर किसानों में जो असंतोष दिखा, जो कि सरकार ने कभी माना नहीं कि हरियाणा के किसान हैं। आपको भी पता है कि मनोहर सरकार ने कभी नहीं माना कि हरियाणा के किसान वहां पर हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हरियाणा के किसान तो संतुष्ट थे, वो कोई और था जो भी था, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रायोजित भी उन्होंने कई बार बोला है। तो आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो इतना बड़ा, इतना लंबा चला, इस पे क्या हरियाणा सरकार की नाकामी या हरियाणा सरकार के मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है? क्या वो किसानों को, अपने प्रदेश के किसानों को समझा नहीं पाई? क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस की सरकार होती तो बेहतर तरीके से ये डील हो सकता था? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हरियाणा के लिए कि कृषि प्रधान प्रदेश हमारा प्रदेश है। हमारी इकोनॉमी जो है हमारी कृषि के ऊपर टिकी हुई है, और फिर कृषि के खिलाफ ही सारा काम करा गया। जब किसान भाई आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे तब उनके ऊपर आंसू गैस दागे गए, वाटर कैनन जो है उनके ऊपर डाली गई, कीलें लगाई गई, पूरे के पूरे वो जो है नाके ऐसे लगाए गए कि वो जा ना पाए। वो इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा कि आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। इनके एक मंत्री ने तो यहाँ तक जो है हंसी मजाक उड़ाया, किसान जो मर गए थे उनकी शहादत के ऊपर जो है मजाक उड़ाया जी, है ना। ये सब आजकल तो ये विजुअल मीडिया है, सब कुछ जो है सामने आ जाता है। और फिर विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार ये ठोक बजा के कहा कि जो एक बारी कानून बन जाता है वो वापस नहीं होता। कहा अब जो है केंद्र को वापस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो समझा नहीं पाए। नहीं, समझा नहीं पाए की बात नहीं है, वो समझ गए कि किसानों ने अब जो है अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, और जो है ये अंतिम छोर तक ये लड़ाई जाएगी, क्योंकि किसान के लिए उसकी जमीन उसकी माँ के बराबर है। आप जमीन उसकी ले रहे हो, उससे उसकी रोजी रोटी ही नहीं उसकी माँ भी छीनने की कोशिश कर रहे हो पूंजीपतियों के प्रभाव के अंदर, तो ये नहीं होने देंगे। और ये किसानों ने करके दिखाया। 1 साल उन्होंने गर्मी, कड़कती ठंड, ओले, सारा कुछ सहा। जो उनके ऊपर केसेस बनाए गए वो सहे। हमारी विधानसभा ने तो कानून बनाया कि जो है उनको किस तरह से और प्रताड़ित करा जाए। वो जो कानून की मतलब वो प्रॉपर्टी डिफेसिंग एक्ट जो भी बनाया है कि उसके अंदर किस तरह से अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको किस तरह से उसके खिलाफ केसेस बनाए जाएं। और सरकार इनके मंत्रियों को इनके इलाकों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो ये कानून जो है इस तरह से बना के लाए कि उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। जी बिल्कुल, आपके इसी पर सरकार का पक्ष भी रखूं क्योंकि दोनों बातें होनी जरूरी हैं। नहीं, इसमें अच्छा होता, हाँ अच्छा होता कि अगर देखो प्रजातंत्र के अंदर किसी को अपनी बात रखने का शांतिपूर्वक ढंग से उसका हक होता है, लेकिन इन्होंने वो हक छीनना चाहा, जो ये नहीं कर पाए। किसानों ने अपना जो है शांतिपूर्वक ढंग से सारा कुछ सहते हुए उन्होंने सरकार के घुटने टिकवा ही दिए। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो आरोप है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चिंगारी को भड़काने का काम किया। बिल्कुल गलत। कांग्रेस ने कोई चिंगारी भड़काने का गलत काम नहीं करा। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि जो गलत हो रहा है उसको हम उजागर करें, वो हमारा काम है। हम अगर वो काम अपना पूरा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगेंगे कि हम मिले हुए हैं इनके साथ। हमने तो अपना काम करा है, नियत ईमानदारी के साथ करा है। किसान भाइयों की आवाज उठाई है, विधानसभा के अंदर उठाई है, बाहर उठाई है। जो विपक्ष का काम है वो हमने करा, उससे सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल मैम, पिछले दिनों आप रणदीप सुरजेवाला और आपने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिससे कहीं ना कहीं एक कयास लगे कि शायद कांग्रेस में अब थोड़ा सा कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। क्या कुछ ऐसा है? देखिए जी, रणदीप जी हो, मैं हूँ, शैलजा जी हो, बुहुडा जी हो, हम सब सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। जी। और जो इस तरह की जब कोई भी बात है जो सरकार के विरोध के अंदर अब ये जो है बात है, ये बात उठानी है और उसको जोर शोर से उठानी है, तो अगर जब हम सब मिलते हैं तभी उसके अंदर जोर बढ़ता है। तो वो इसलिए हम सब एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थी तोशाम से विधायक किरण चौधरी। विधानसभा से जुड़े तमाम मुद्दों पर बेबाकी से उनके जवाब हमने सुने। इजाजत दीजिए, नमस्कार।